हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मिल रहे हैं। ठीक है, ये नैना तरस गए थे तुम लोगों को देखने के लिए। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी, ठीक चल रही होगी। दो तीन अपडेट दे देता हूं फटाफट आप सभी को। बच्चों, कल आपको इस चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी बूस्टर अनसॉल्व मिल जाएगा। ठीक, अनसॉल्व मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या मिलेगी? दूसरी चीज, आपको इसके ऊपर 120 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से 55 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस बनाए गए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बूस्टर के अलावा। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं 50, वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा 20-25 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो मियोसिस पे आते हैं कि क्रोमोसोम इतना है तो डीएनए कितना होगा। तो करीब 120 प्लस क्वेश्चंस की अनसॉल्व पीडीएफ और एनसीईआरटी बूस्टर कंप्लीट चैप्टर का अनसॉल्व कल आपको मिल जाएगा, ताकि हम जब ये चैप्टर खत्म हो, सैटरडे में हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए, और फिर हम नेक्स्ट वीक थर्सडे को उन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे सारे के सारे, जैसे हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के किए थे। तो इससे होगा क्या कि आप पहले से क्वेश्चंस करके आएंगे, ताकि आप और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। तीसरी अपडेट है आपको कि हमने आपके साथ एक रिवीजन प्लानर शेयर किया है। मतलब एक नहीं, हर क्लास में आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि आपको किस तरीके से चीजों को रिवाइज करना है, जो मैं आपको लास्ट एक महीने से आपको डेली देता हूं। अब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल की जो क्लासेस हुई हैं, उनके टॉपिक्स को कई बार रिवाइज कर चुके हैं। स्पेशली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कई बार रिवाइज कर चुके हैं। तो अब हम अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो 3 बजे मैं आपको एक नया रिवीजन प्लानर दूंगा इस हफ्ते का, कि आपको अब किस तरीके से रिवाइज करना है। ठीक। अब आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके रिवाइज करते थे, अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि अब आपको करंट का पढ़ते पढ़ते सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को किस तरीके से रिवाइज करना है। ठीक। और लास्ट जो हम पढ़ा था हमने टॉपिक, उसका रिवीजन लेक्चर आपको नहीं दिया गया है अभी। ठीक, इसलिए मैं उस टॉपिक का एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि उस टॉपिक का रिवीजन लेक्चर आपको अभी मिला नहीं था। तो मैं करंट क्लास में सबसे पहले उसको रिवाइज करा देता हूं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस में एक पॉइंट है सिंसीटियम, वो बताऊंगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बताऊंगा, और आपका जो मियोसिस है वो आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक। तो ये बातें थी जो जरूरी थी आपको अपडेट देनी। तो बच्चों, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। चलिए, एक बार आप हमारे सम्मान में फटाफट यस लिख दीजिए, ताकि हम पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। अब पूरे पढ़ाई करेंगे, कोई फालतू बात नहीं, कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बेहतरीन क्लासेस होने वाली है आज की, मजा आ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? लास्ट लेक्चर में हम मेटाफेज से स्टार्ट किए थे। तो मेटाफेज क्या है भाई? जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होने वाला हो चुका हो, इसका मतलब एक नया स्टेज आ रहा है, मेटाफेज। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए थे। एक चीज की गांठ बांध लो, अगर किसी ने ये दोबारा क्वेश्चन मुझसे पूछा इंस्टा पे मैसेज करके, तो वो भस्म हो जाएगा। जब भी साइज, नंबर और मॉर्फोलॉजी है, मेटाफेज है। शेप है, एनाफेज है। अब तू रात को बैठ के गूगल पर क्या क्या सर्च करता है वो तो मुझे नहीं मालूम। नीट में आया तो ध्यान रखना, साइज, नंबर, मॉर्फोलॉजी मेटाफेज, और शेप में है एनाफेज। ठीक। कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कंप्लीट हुआ, इसलिए माइक्रोस्कोप में अच्छी तरीके से विजिबल है। नंबर, स्ट्रक्चर, साइज, मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। ठीक। क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में है। एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मिलता है डिस्क लाइक, जिसको आप काइनेटोकोर बोलते हैं, जो कि काइनेसिन एंड डाइनिन प्रोटीन का बना है, बट किताब में ये चीज मेंशन नहीं है।
अपोजिट पोल से यहां से स्पिंडल फाइबर आई, अपोजिट पोल से यहां से स्पिंडल फाइबर आई, तो दोनों पोल से आपका कनेक्टेड है। एक काइनेटोकोर यहां है, एक काइनेटोकोर यहां है। ये जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हुआ है, चार लड़के एक लाइन में लगे हुए हैं, ये है आपकी इक्वेटोरियल प्लेट, ये है आपकी मेटाफेजिक प्लेट। एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट हुए, मतलब क्रोमोसोम तभी स्प्लिट होंगे जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिट होने के बाद ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है अपोजिट पोल पे मूव करी। अब इन सिस्टर क्रोमैटिड को आप डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, 4 से 8 हो गया। ठीक, क्रोमैटिड को डॉटर क्रोमोसोम बोला। यहां शेप स्टडी करते हैं और यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। जब डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं तो आगे लीड करता है सेंट्रोमियर और पीछे ट्रेलिंग बिहाइंड है आपकी आर्म्स। टीलोफेज के अंदर आपका उल्टी चीजें होंगी, मतलब प्रोफेज का रिवर्स होता है टीलोफेज। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेज में बनी थी, यहां उसका उल्टा होगा। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, यहां रीअपियर हो जाएंगे। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया था प्रोफेज में, तो यहां उल्टा होगा, क्रोमोसोम का डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बनेगा। तो जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचे थे एनाफेज में, वो डीकंडेंस हो जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। ठीक, और इन क्रोमोसोम्स के चारों तरफ, जिनको मैं बोलूंगा क्रोमैटिन, जिनको मैं बोलूंगा डीकंडेंस क्रोमोसोम, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। न्यूक्लियस आपका आ गया, गोल्गी बॉडी और ईआर आपका आ गया। तो बच्चों, अगर इसी टाइम हम कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, एक सेल बन चुकी है। इसी टाइम अगर ये साइटोप्लाज्म भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, साइटोकाइनेसिस भी हो जाए, तो आपकी दो सेल फॉर्म्ड हो जाएंगी। इसमें 4 क्रोमोसोम, इसमें 4 क्रोमोसोम, दो सेल फॉर्म्ड हो गई, तो आपने बोला डायड ऑफ सेल। तो बच्चों, यहां तक आपको आ गया है। अब देखिए, जीवन पेरेंट सेल में मैं 4 क्रोमोसोम लेके चला था, जब टीलोफेज खत्म हुआ तो हर एक सेल में 4 क्रोमोसोम है। पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2C लेके चला था, जब टीलोफेज खत्म हुआ तो 2C है। पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड था, और यहां टीलोफेज में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। ऐसे ही पूरा टेबल मियोसिस में बताया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, सेम इसी तरीके से मियोसिस में भी बताया जाएगा। उसके बाद था साइटोकाइनेसिस। ठीक, माइटोसिस। बच्चों 3 बजे बिल्कुल मुझे रिमाइंड कराइएगा, बहुत अलग तरीके की रिवीजन स्ट्रेटेजी लाया हूं। क्योंकि देखिए, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं कभी भी, तो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 हफ्ते में अलग तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है, 4 महीने में फिर एक्सरसाइज को चेंज किया जाता है, 6 महीने में फिर एक्सरसाइज को चेंज किया जाता है। तो अब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, अब उसको रिवीजन करने की क्या टैक्टिक्स होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। वो टैक्टिक्स आप सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे लगाएंगे, सेल साइकिल पे नहीं लगाएंगे। माइटोसिस नॉट ओनली सेपरेट डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, मतलब जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जब डीएनए का अमाउंट बढ़ गया था, तो उन सिस्टर क्रोमैटिड को ही माइटोसिस सेपरेट नहीं करता, बल्कि साइटोप्लाज्म को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है 2 सेल के अंदर। तो एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? एनिमल के अंदर आपकी बाहर है सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल है। टीलोफेज में क्या हुआ होगा सर? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ होगा। कितनी सेल बन चुकी होंगी सर? 2 सेल बन चुकी, सॉरी, कैरियोकाइनेसिस में क्या कंप्लीट हुआ होगा सर? न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हुआ होगा। कितने न्यूक्लियस बन चुके होंगे? 2 बन चुके हैं। सेल कितनी है? 1। तुझे कितनी सेल बनानी है? 2। तो अंदर एक रिंग बनती है माइक्रोफिलामेंट की, जो अंदर सेल मेम्ब्रेन को टच मी करती है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, जिसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है। अब ये रिंग कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगी, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। रिंग और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्लीवेज फरो और डीप जाएगा और इस पॉइंट पर मीट कर जाएगा और 2 सेल आपकी बन जाएगी। तो चीजें पेरिफेरी टू सेंटर मूव करती हैं, इसको सेंट्रीपिटल आप बोलते हैं। बच्चों, प्लांट का साइटोकाइनेसिस आप देखेंगे, प्लांट के साइटोकाइनेसिस में बाहर सेल वॉल है, बट सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल है, रिजिड है, हार्ड है, ऐसे खींचेगी नहीं।
और टीलोफेज के अंदर आपको बताया था स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व हो जाता है और हो भी चुका है। तो यहां सेंटर में स्पिंडल फाइबर आपका पूरा डिसॉल्व हो चुका है, बट सेंटर में थोड़े सा माइक्रोटिब्यूल है। थोड़ा सा जो माइक्रोटिब्यूल है, उस माइक्रोटिब्यूल को आप बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक, तो जो माइक्रोटिब्यूल सेंटर में बचा स्पिंडल फाइबर का, उसको बोला फ्रेगमोप्लास्ट। इसके साथ वेसिकल मिक्स होते हैं गोल्गी बॉडी के। एक चीज और मैं यहां ऐड करूंगा, वैसे किताब में नहीं है। गोल्गी बॉडी के वेसिकल मिक्स होते हैं और यहां पर ईआर के भी वेसिकल मिक्स हो सकते हैं। जब मैंने आपको ईआर पढ़ाया था तो आपको वेसिकल ईआर में भी पढ़ाए थे। तो यहां गोल्गी बॉडी के वेसिकल मिक्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी वेसिकल आ सकते हैं। तो जो चीज बनी वो बनी सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट ग्रो करेगी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। तो जब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ग्रो करेगी तो आपका बनेगा मिडिल लैमेला। अब दोनों तरफ मिडिल लैमेला से दोनों तरफ अंदर की तरफ बनी है प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ बनी है सेकेंडरी वॉल, और आपकी लास्ट में 2 सेल बन जाएगी। और प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है आपका सेल प्लेट मेथड से। बच्चों ये था रिवीजन, क्योंकि मैंने आपको रिवीजन लेक्चर नहीं दिया था लास्ट टाइम, तो इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है और इसी रिवीजन लेक्चर को मैं कट करके आपकी वहां पे डलवा दूंगा ताकि हमारी सीरीज हैम्पर ना हो। ठीक है, जब आपको 3 महीने बाद रिवाइज करना हो तो आप सीधा उस लेक्चर पे जाए और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिंसिटियम और मियोसिस। बहुत मजेदार क्लास होगी, बहुत खतरनाक क्लास होगी। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार फ्रेश सभी लोग आ चुके हैं, एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए और फिर से एक बार यस लिख दीजिए। यस लिखने में शर्माइए मत, ठीक है, लिख दीजिए फटाफट। तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मैंने एनसीईआरटी भी रीड कर दी थी, एक लाइन आपकी बची थी यहां पर जो हम आज स्टार्ट करेंगे, यहां से लेके यहां तक। ठीक, चलिए तो पहले हम पढ़ा देते हैं आपको, फटाफट आइएगा जल्दी से। चलिए, सम्मान हमारा बन चुका है, ठीक है, आ जाइए। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और इसी वीक में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक, आ जाओ। और भी 3 बजे मैं आपको बहुत सारी चीजें सरप्राइज बताऊंगा, सुन आप लगे रहना, ठीक है, बहुत मस्त मस्त चीजें हैं। सिंसिटियम, ठीक है, सिंसिटियम, ये देखो सिंसिटियम। चलिए, सिंसिटियम का मतलब समझिएगा। ठीक, आइए, अब एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, आपके पास एक सेल है, ये रही सर एक सेल, इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है सर। अब ये सेल करेगी पहले कैरियोकाइनेसिस, तो इसने करना है कैरियोकाइनेसिस, इसने किया कैरियोकाइनेसिस। ठीक, तो कैरियोकाइनेसिस इसने किया तो आपका 2 न्यूक्लियस आपके फॉर्म्ड हो गए। देखिएगा जरा, 2 न्यूक्लियस आपके हो गए हैं फॉर्म्ड, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो गए। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होना था ताकि 2 सेल फॉर्म्ड हो जाए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सेल एक ही है, सेल 2 नहीं बनी, सेल एक ही है, बट न्यूक्लियस 2 हो गए। इसके बाद फिर से आपका हुआ कैरियोकाइनेसिस। तो जब आपका फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो हम सोचे थे, फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो आपके अब हो गए हैं 4 न्यूक्लियस, आपके हो गए हैं 4 न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस अभी भी नहीं हुआ, अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ, के का मतलब क्या है, के का मतलब है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद
साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के नंबर बढ़ गया। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया तो सेल बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड बच्चों, वैसे इस चीज को सिनोसिटिक बोलते हैं, बट हमें मार्क्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलेंगे और एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है सिंसीटियम। ठीक, सिंसीटियम। सिनोसिटिक वर्ड फंगस के अंदर यूज करेंगे, वहीं बताऊंगा सिनोसिटिक और सिंसीटियम में क्या डिफरेंस होता है। अभी ज्ञान नहीं दिखाऊंगा। अभी इस चीज को याद रखना कि जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सेल बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसीटियम। इस कंडीशन को बोलते हैं आप सिंसीटियम। सिंसीटियम, ठीक है। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, जो आप नारियल खाते हैं उसमें जो पानी होता है, ठीक है, उसमें जो पानी होता है, ठीक है, लिक्विड, नारियल में जो आप पी रहे हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो कोकोनट का जो पानी होता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, उसमें करीब 1000 तक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यह मैंने आपको सिंसीटियम बता दिया। ठीक, तो अभी जैसे पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना, मेरा काम तुम्हें यह बताना नहीं है अभी कि सिनोसिटिक क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इस चीज को सिंसीटियम बोला, सिंसीटियम बता दिया, एग्जाम्पल आपको बता दिया। ठीक, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, सेलो एंडोस्पर्म क्या है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 32 सेल। दो क्वेश्चन देता हूं, पहले में मैंने लिखा है जनरेशन और दूसरे के अंदर मैंने आपका जनरेशन वर्ड हटा दिया। दूसरे में मैंने जनरेशन वर्ड हटा दिया और यहां लिख दिया नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो आप देखिए यहां लिखा है जनरेशन, ठीक, यहां लिखा है जनरेशन और यहां लिखा है माइटोटिक डिवीजन। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेम है। ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके पास एक सेल है, एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, फिर इसमें माइटोसिस हुआ तो 4 सेल बनी, फिर इसमें माइटोसिस हुआ तो 8 सेल बनी, इसमें माइटोसिस हुआ तो 16 बनी, इसमें माइटोसिस हुआ तो 32 बनी। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया जनरेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 5। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 5। ठीक, अब इसको समझिएगा, इसको समझिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है n-1। n-1 जहां पर n है नंबर ऑफ सेल। तो पहली चीज आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, n-1 डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, 32 - 1 आपका आंसर आया 31। ठीक है, आपने बिना कॉन्सेप्ट के निकाला, फॉर्मूले से निकाला। ठीक, और इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है एक सेल, इस एक सेल में माइटोसिस हुआ तो आपकी बन गई 2 सेल। एक सेल में एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बन गई, उसके बाद इसमें माइटोसिस हुआ तो इससे आपकी 2 सेल बनी, उसके बाद इसमें माइटोसिस हुआ तो इससे आपकी 2 सेल बनी। तो आप ध्यान से देखिए, एक सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, फिर इस सेल में माइटोसिस हुआ तो इससे 2 बनी, इस सेल में माइटोसिस हुआ तो इससे 2 बनी। तो सेल कितनी थी? 1। 1 से कितनी हुई? 2। 2 से कितनी हुई? 4। 4 सेल बनाने के लिए
डिवीजन काउंट करो, 1 2 3, 4 सेल बनाने के लिए 3 डिवीजन, 4 सेल बनाने के लिए 3 डिवीजन, 32 सेल बनाने के लिए 31, 4 के लिए 3, 32 के लिए 31, 4 के लिए 3, 32 के लिए 31। एकदम क्लियर है? तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। चैट पे फोकस मत करना, चैट में कुछ नहीं लिखा है, मैं खुद चैट नहीं पढ़ता, मैं खुद चैट पे फोकस नहीं करता, ठीक है? मुझे मालूम है मेरा कंटेंट कितना रिलेवेंट है, मैं कितना बेसिक से उठाता हूं, कितना अच्छे से दे रहा हूं। तो मुझे मालूम है जब मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो बच्चों को समझ आ ही जाएगा, जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक। और जो घूमने आया है उसकी चैट का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं हूं, ठीक है? इसलिए जितने भी स्पैमर होते हैं वो सब मेरे दोस्त बन जाते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है, चलिए ये आपको समझ में आ गया है। अब आप जरा इसका एनसीईआरटी देखिए। इन सम ऑर्गेनिज्म karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arise, formation of syncytium, example liquid endosperm in coconut। ठीक, टीलोफेज के बाद जो 2 सेल बनी थी वो 2 सेल दोबारा से कहां जाएंगी? इंटरफेस करने जाएंगी। आपको बताया था टीलोफेज के बाद जो 2 सेल बनी थी वो दोनों सेल्स क्या करने जाएंगी? इंटरफेस करने जाएंगी। चैप्टर बहुत, तो आज की क्लास बहुत खतरनाक होगी, इसलिए कह रहा हूं फील करना, ठीक है? मियोसिस से देखना चीजें कैसे बदलेंगी एकदम से, अभी तो पुराना समेट रहे हैं। चलिए बताइए, सिंसीटियम क्या है? इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड मत लेना इसको सॉल्व करने के लिए, नहीं तो पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, करेक्ट है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एराइज, करेक्ट है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो उन 4 लाइन से इसी के ऑप्शंस को आगे पीछे करके आपसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक। चलिए, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, डालिए हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, बच्चों हमने देखा माइटोसिस जो है आपका, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि माइटोसिस यूजुअली, माइटोसिस जनरली जो होता है वो डिप्लॉयड सेल में होता है। माइटोसिस यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली। तो जनरली जो माइटोसिस होता है वो आपका डिप्लॉयड सेल तक ही रेस्ट्रिक्टेड है जनरली। लेकिन बट जैसे मैं आपसे कहूं, कुछ लोअर प्लांट, जैसे मैं बोला लोअर प्लांट के अंदर एल्गी, ठीक। और दूसरा मैं आपको बोला सम सोशल इंसेक्ट, जैसे मैं आपको बोला हनी बी। तो हनी बी के अंदर आपके जैसे क्वीन होती है, वर्कर्स भी होते हैं, ड्रोन भी होता है, लेकिन मैं उनकी पॉपुलेशन में नहीं जा रहा हूं। हनी बी में जो रानी मक्खी होती है क्वीन, जिसको आप फीमेल बोलते हो, और ये रानी मक्खी होती है डिप्लॉयड, और इसके अंदर होता है ड्रोन, जिसको आप मेल बोलते हो, और ड्रोन होता है
ड्रॉन होता है आपका हैप्लॉइड। तो हनी बी के अंदर जो ये ड्रॉन होते हैं, ये ड्रॉन के अंदर आपका होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। तो लोअर प्लांट जैसे एल्गी, कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे आपके हनी बी के अंदर आ गया ड्रॉन, ड्रॉन हैप्लॉइड होते हैं और इनके अंदर माइटोसिस होता है। तो मैं कह सकता हूं हनी बी के अंदर हैप्लॉइड स्टेज भी है और डिप्लॉइड स्टेज भी है, हैप्लॉइड स्टेज भी है और डिप्लॉइड स्टेज भी है। हनी बी के अंदर हैप्लॉइड स्टेज भी है और डिप्लॉइड स्टेज भी है। अभी मैं आऊंगा वापस इसी स्लाइड पर, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है। इन सम लोअर प्लांट, ठीक है, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड सेल मतलब आपका ड्रॉन जो क्या है? मेल है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड the significance of this division in life of organism. Are you aware of some example where you have studied haploid and diploid insect? Yes. Haploid कौन है? ड्रॉन है। डिप्लॉयड कौन है? क्वीन है। वर्कर्स भी होते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। ये कौन है? मेल है। ये कौन है? फीमेल है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, पहले बता चुका हूं, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है डिप्लॉयड सेल ओनली। ठीक, अब जरा इसका आंसर देखिए। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन रेस्ट्रिक्टेड टू हैप्लॉयड सेल ओनली। हैप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड। गलत हो गया। इन सम लोअर प्लांट एंड सोशल इंसेक्ट, हैप्लॉयड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय मियोसिस नहीं, माइटोसिस। दोनों ही इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो बच्चों, ये हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में एक पैराग्राफ आपका पढ़ लिया है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए वापस हम वहीं पर चलते हैं। वापस से अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। माइटोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर सेल ग्रोथ, ये वाला हम आपका पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए इसके बाद यहां हमने एक लाइन खींची। ठीक, आओ जरा फटाफट आना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, बिना शर्माए सम्मान बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट आपका देख लिया। अब आपको मालूम है कि ये एक पेरेंट सेल है, ये आपकी क्या है? पेरेंट सेल है। और जब ये माइटोसिस करती है तो आपकी दो डॉटर सेल बनती हैं। बिल्कुल सही है, ये आपकी दो डॉटर सेल बनती हैं। तो जब माइटोसिस होता है, दो डॉटर सेल बनती हैं। अब आपको मालूम है कि अगर यहां 30 क्रोमोसोम है तो यहां भी 30 क्रोमोसोम ही मिलेगा। 30 क्रोमोसोम है तो यहां भी 30 क्रोमोसोम ही मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है, जिसको आप बोल रहे हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, वो आपका सेम है। पेरेंट का और डॉटर का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम है। इसका मतलब यह हुआ कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। माइटोसिस से वेरिएशन नहीं आती, माइटोसिस से वेरिएशन नहीं आती। अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है तो जो दो डॉटर सेल बनेंगी उनमें भी 30 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में पढ़ाया जाता है।
तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जो है डॉटर सेल का और पेरेंट सेल का वो आपका सेम है। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए यहां हम एक लाइन खींच देते हैं। ये हमने यहां पर एक लाइन आपकी खींच ली है। ठीक, अब आप देखिए आपके पास ठीक, आपके पास एक पेरेंट सेल है। ये रही आपके पास पेरेंट सेल। ठीक, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है माइटोसिस में वो सेम होता है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट 1। ये है कॉन्सेप्ट 1, ये है आपका कॉन्सेप्ट 2, और अब हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट 3। बच्चों ये जो सेल है ये एक डिप्लॉयड सेल है, ये आपकी पेरेंट सेल है। कैसी है? डिप्लॉयड है। ठीक है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है और सेल ऑर्गेनेल है 10। ठीक, तो डीएनए कहां है? डीएनए है न्यूक्लियस में, और ऑर्गेनेल कहां है? साइटोप्लाज्म में है। ठीक, डीएनए है न्यूक्लियस में और ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म में। अब जो शरारती बच्चा एन का मतलब भूल जाए वो अपनी कॉपी में न्यूक्लियस लिख ले, सी का मतलब भूल जाए तो साइटोप्लाज्म लिख ले। ठीक, अब इस सेल ने क्या किया? सर इस सेल ने किया इंटरफेस। तो जब ये सेल इंटरफेस करेगी तो इसका कंटेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अगर इसका कंटेंट डबल हुआ तो डीएनए 2 हो गया और ऑर्गेनेल 20 हो गया। अब मुझे बता, इंटरफेस करने के बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंटेंट सेम रहा या डिस्टर्ब हुआ? लिख के बता। इंटरफेस करने के बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंटेंट सेम रहा या डिस्टर्ब हुआ? बता दे, अरे बता दे। इंटरफेस करने के बाद जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया सर, वो आपका डिस्टर्ब हो गया है, वो आपका डिस्टर्ब हो गया है। तूने उसको डिस्टर्ब किया है। हां, अब हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो वापस से सेम हो जाए। तो जब इसने माइटोसिस किया तो इसने 2 सेल बनाई। 2 से एक डीएनए यहां आया, एक डीएनए यहां आया, 10 यहां आए और 10 यहां आए। इसने क्या किया? माइटोसिस किया। अब मुझे बता, माइटोसिस करने के बाद जितना डीएनए और जितना साइटोप्लाज्म का कंटेंट पेरेंट सेल में है उतना ही डीएनए और साइटोप्लाज्म का कंटेंट डॉटर सेल में है। तो माइटोसिस करने के बाद न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ या वापस से रिस्टोर्ड हुआ? माइटोसिस करने के बाद न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ या वापस से रिस्टोर्ड हुआ? डिस्टर्ब हुआ या रिस्टोर्ड हुआ? डिस्टर्ब हुआ या रिस्टोर्ड हुआ? लिख के बता, लिख के बता, लिख के बता, लिख के बता। ऐसे नहीं मानूंगा। रिस्टोर्ड हुआ। तो माइटोसिस ने क्या किया? क्या किया? रिस्टोर्ड किया। किसको? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को।
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मम्मी ने पिटाई लगाई, पापा ने मनाया। मम्मी ने पिटाई लगाई, पापा ने मनाया, लेकिन मम्मी पापा दोनों मिले हुए हैं। ऐसे ही परिवार चलता है, ऐसे ही संतुलन बनाए रखना पड़ता है, ऐसे ही बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। अगर दोनों ने बजा दिया तो बच्चा अपना दुख कहीं बाहर बताएगा। बाहर वाला सुने इससे पहले तुम ही सुन लो। तो दोनों के दोनों भी प्यार ना करें और दोनों के दोनों भी ना बजाएं। एक ने बजाया, दूसरे ने मनाया। समझ में आया तो यस लिख, धीरे धीरे फीवर चढ़ेगा। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। इससे पहले बच्चों को कोई बाहर वाला सुने, उससे बेहतर है कि उसको पेरेंट्स ही सुन ले। बाहर वाला सुनेगा तो फिर जवानी निकल जाएगी, लेकिन बच्चा वापस घर नहीं आएगा कभी भी। अब जरा ये लाइन भी मैं तुमको थोड़ी सी दिखा देता हूं, ठीक है? ये लाइन भी मैं तुमको थोड़ी सी दिखा देता हूं, जो लाइन मैंने तुम्हें बताई है। माइटोसिस यूजली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक। सेल ग्रोथ यहां इंटरफेस के लिए बोला गया, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ रेशियो किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जरूरी है, टू बिकम एसेंशियल, सेल के लिए जरूरी है कि वो डिवाइड करे और रीस्टोर करे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, डिवाइड करे एम फेज। ये देखिए, तो बच्चों ये लाइन बची हुई है, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ड्यू टू माइटोसिस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। बच्चों जो ग्रोथ होती है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, बच्चा बनता है, जायगोट बनता है, तो जायगोट में जो क्लीवेज होता है, जायगोट में बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो जो ग्रोथ होती है वो आपकी माइटोसिस की वजह से हो रही है। कहीं पर सेल डैमेज हो गई, नई सेल्स बननी है, रिपेयर होना है, तो वो भी माइटोसिस की वजह से हो रहा है। तो आप चाहें तो यहां नेक्स्ट पेज पर, या फिर अगर यहीं पर जगह है तो यहीं लिख दीजिए। आप नेक्स्ट पेज पे लिख दीजिए, मेरे पास जगह थी तो मैंने यहां लिख दिया है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके पास जहां जगह है वहां लिख लीजिए। और सेल रिपेयर के टाइम नई सेल्स जो फॉर्म्ड होंगी वो माइटोसिस की वजह से होंगी। यहां जगह है यहां लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए, जहां जगह है वहां लिख लीजिए, बस माथे पे मत लिखना, ठीक। ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेल रिपेयर, ठीक। ये आपका हमने यहां पर पढ़ लिया है, ये हमने आपका यहां पर पढ़ लिया है। ये देखिए जरा, ये रहा ये पॉइंट, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, और ये रहा आपका सेल रिपेयर। द सेल्स ऑफ अपर लेयर, अब इसको भी देख लेते हैं कि ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हम यहां पर एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं, और देखिए बच्चों, ये जो स्किन की जो लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है, एपिडर्मिस सेल्स जो होती है, यहां की सेल्स हैं जो थोड़े टाइम के बाद कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती हैं। यहां की सेल की डेथ होती रहती है, और हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ गट, तो जो सेल्स जो हमारी स्टमक है, तो स्टमक के इनर साइड में जो सेल्स होती हैं वो HCl की वजह से डेथ होती रहती है, तो वहां पर भी नई सेल्स फॉर्म्ड होती हैं। और जो ब्लड सेल्स हो गया, जूलॉजी में आएगा ब्लड सेल, जैसे एग्जांपल हो गया आरबीसी, तो आरबीसी का भी अपना शायद एक लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। तो सेल्स रिप्लेस होती रहती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे मैं आपको बोलूं, अपर लेयर ऑफ स्किन सेल, स्किन जैसे आपका एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, या मैं आपको कहूं कि इनर लाइनिंग ऑफ गट,
इनर लाइनिंग ऑफ गट। तो यहां की सेल भी आपकी रिप्लेस होती रहती है क्योंकि वो मरती रहती है HCl की वजह से। और मैं आपको बोलूं ब्लड सेल्स, 3 सेल्स लिखी हैं, अपर लेयर ऑफ स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ गट, ठीक, इनर लाइनिंग ऑफ गट, ठीक है, और आपका हो गया ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में जैसे मैंने आपको बोल दिया RBC, जिसका अपना लाइफ स्पैन है 120 डेज। अभी आप इस चीज को लिखिएगा, लेकिन मैं आपको पहले यहां पर दिखा देता हूं उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, स्किन सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, HCl की वजह से सेल मरती रहती हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स में जैसे RBC में हो गया 120 डेज, आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। तो ये जो सेल्स होती हैं ये आपकी कॉन्स्टेंटली क्या होती है, रिप्लेस होती है, कॉन्स्टेंटली आपकी रिप्लेस होती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक। तरुण लिख रहा है नींद आने लगी। अरे दीवाने, तू तो बेटा वहां भी सो ही जाएगा, कहां नीट के एग्जाम के टाइम, ठीक है। तरुण तरुण कायत है ना, ऐसे ऐसे साले लुखे आ जाते हैं, इनकी ऐसी की तैसी। तरुण कायत, मैडम एक गूदड़ी का लाल आ गया है तरुण कायत करके, है ना। क्लास खत्म होने के बाद इसका सब्सक्रिप्शन ही खत्म करना है मैडम, है ना। इसको नींद बहुत आ रही है मैम, ये सोना चाहता है कंबल डाल के, है ना। हाँ, ये बहुत सोना चाहता है कंबल डाल के। हाँ, तो तरुण कायत, अच्छे से सोना बेटा, सोते ही रहना, है ना, सोते ही रहना। जिंदगी के कुछ और मूलभूत काम होते हैं बेटा, उस टाइम जाग जाना, जैसे खाना खाना होता है, नहाना होता है, पढ़ाई करनी होती है ना, और भी काम होते हैं बेटा। सारी जिंदगी सोते ही मत रह जाना, ठीक। कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, ठीक है, मतलब आ जाओ ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब एक पॉइंट लिखा है जो प्लांट एनाटमी से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या है जरा उसको भी समझ लो, वो पॉइंट आपका क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। एक चीज होती है आपकी, क्या होती है, एक चीज होती है, ये था कॉन्सेप्ट 3 के बाद ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट 4, और फिर ये है आपका कॉन्सेप्ट 5। ये है आपकी शूट और ये है आपकी रूट, ठीक है। आपको शूट दिख गई, आपको रूट दिख गई, शूट के टिप पर आपको सेल दिख गई, रूट के टिप पर भी आपको सेल दिख गई। तो ये है आपका शूट और ये है आपका रूट। तो शूट के टिप पर आपको मैरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही हैं। अगर मैं शूट की बात करूं या मैं रूट की बात करूं, इनके टिप पर आपको कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मिलेंगी, जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती रहेंगी, और इन सेल्स को बोलते हैं मैरिस्टेम या मैरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक। मैरिस्टेम या मैरिस्टेमेटिक सेल। तो जो ऊपर है आपका शूट के टिप पर है, और टिप को ही बोलते हैं एपेक्स, तो इसको बोलते हैं आप SAM, सैम को अजय देवगन की बेटी ने मारा था, ठीक। सैम और रैम, सैम का फुल फॉर्म है शूट एपिकल मैरिस्टेम, सैम का फुल फॉर्म है
शूट एपिकल मेरिस्टेम और रैम का फुल फॉर्म है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट के टिप पर और रूट के टिप पर कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं। जो क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। किस प्रोसेस से डिवाइड करती हैं? माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। और इनके डिवाइड करने की वजह से आपकी शूट की लेंथ और आपकी रूट की लेंथ बढ़ती है। तो बच्चों, इनके डिवाइड करने की वजह से आपकी लेंथ इंक्रीज होती है प्लांट की। लेंथ ऑफ शूट एंड रूट, या मैं कहूं लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज। शूट के टिप पर, रूट के टिप पर कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। इनको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सेल्स डिवाइड करके शूट की लेंथ और रूट की लेंथ को इंक्रीज करती हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। और इनके लेटरल साइड पर भी डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। शूट और रूट की लेटरल साइड पर भी कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो लेटरल साइड्स पर भी कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। और ये जो लेटरल साइड पर आपकी डिवाइडिंग सेल है, ये जो लेटरल साइड्स पर आपकी डिवाइडिंग सेल्स है, इसको मैंने बोला लेटरल कैम्बियम। ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये भी आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल है शूट और रूट के लेटरल साइड पर, जो कि शूट की चौड़ाई बढ़ाएगी। ये देखिए, शूट की चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है, जो कि रूट की चौड़ाई बढ़ाएगी। देखिए, शूट की चौड़ाई बढ़ गई, अब रूट की चौड़ाई बढ़ेगी। ये देखिए, रूट की चौड़ाई बढ़ गई। तो ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपका गर्थ और डायमीटर को इंक्रीज करती है। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, शूट और रूट के एपेक्स पर, टिप पर कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जिनको आप मेरिस्टेम बोलते हैं। ये सेल्स डिवाइड करके शूट और रूट की लेंथ बढ़ाती हैं। बाद में इनके लेटरल साइड पर कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं जिनको लेटरल कैम्बियम बोला। ये भी डिवाइड करके प्लांट की चौड़ाई बढ़ाती है। तो बच्चों, मैं यहां प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ ये सब वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये यहां यूज नहीं करते, ये एनाटॉमी में यूज किया जाता है। बच्चों, यहां तक आपका माइटोसिस कंप्लीट हुआ क्वालिटी के साथ। अगर आपको पूरा फील आ गया है तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, फाइनल सम्मान बढ़ा दीजिए। ये फाइनल सम्मान होगा, यहां सब लोग यस में पार्टिसिपेट करेंगे। फाइनल सम्मान बढ़ा दीजिए। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। इसकी वजह से प्लांट के अंदर आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आ जाओ, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। माइटोसिस प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ नॉन आइडेंटिकल जेनेटिक। बच्चों, नॉन आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू मियोसिस। बच्चों, मियोसिस नहीं है, आपका माइटोसिस है। Cell growth result in disturbing ratio between nucleus and cytoplasm. So cell divide to maintain or restore nucleocytoplasmic ratio. सही है। Mitosis do not contribute in cell repair. Mitosis contribute in cell repair. गलत हो गया। Cells of upper layer of epidermis lining gut blood vessels are being constantly replaced. सही है। Mitosis occur in meristematic tissue, apical and lateral cambium result in limited growth.
लिमिटेड ग्रोथ नहीं, अनलिमिटेड ग्रोथ, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? मुझे तो 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहे हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो जो आपने सिग्निफिकेंस पढ़ा उन सब पर एक क्वेश्चन बनता है इस तरह का। अब इसके ऑप्शन चेंज करके आप 10 क्वेश्चन बनाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने अगर इस क्वेश्चन को पहचान लिया तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलो अब खेल शुरू होगा, जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना। ठीक, जब माइटोसिस स्टार्ट हुआ था, जब माइटोसिस स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक चीज पहले से ही रटाई थी। क्या रटाई थी? कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उसको भी 1 रुपया देना है और इसको भी 1 रुपया देना है। आपको पहले से ही बता दिया गया था कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वही सेम पेरेंट सेल में होता है। और उसके बाद माइटोसिस पढ़ाकर, टेबल बनाकर इस चीज को प्रूफ किया गया। ठीक उसी प्रकार से मियोसिस में भी मैं आपको एक चीज पहले रटाऊंगा कि बेटा मियोसिस 1 में ऐसा होता है, मियोसिस 2 में ऐसा होता है। फिर 2 दिन लगाकर उसी चीज को प्रूफ करूंगा और उसकी भी पूरी की पूरी टेबल बनाई जाएगी। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विथ मियोसिस। डालिए हेडिंग मियोसिस, बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दीजिए मियोसिस, बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दीजिए मियोसिस। खेल शुरू होने जा रहा है, खेल आपका शुरू होने जा रहा है, खेल आपका शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए मियोसिस, स्टार्ट करते हैं मियोसिस। ये डाल दी हमने हेडिंग मियोसिस। मियोसिस में सबसे पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट लो, छोटा कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लो। ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लो। मेरे पास, पहले मुझे बनाने देना, ये रहा एक पेरेंट और ये रहा मेरे पास दूसरा पेरेंट। ठीक है, 2 पेरेंट है। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया आपका पेरेंट डिप्लॉयड। ठीक, 2 पेरेंट है, तो एक आपका कौन हो गया? मेल हो गया, और एक आपका कौन हो गया? फीमेल हो गया। एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। ठीक, अब मेल के अंदर, मेरे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46 है। फीमेल में कितने हैं? 46 है। ये आपके 2 पेरेंट हो गए। ठीक है, अब इन पेरेंट ने क्या किया भाई? इसने और इसने, दोनों ने क्या किया? दोनों ने गैमेट बनाए, दोनों ने गैमेट बनाए। ठीक है, इसने गैमेट बनाया, ये बना लिया गैमेट, और इसने भी गैमेट बनाया। एक ने बनाया स्पर्म, गैमेट बना, स्पर्म गैमेट बना, एग। तो आपका यहां बन चुके हैं गैमेट, और गैमेट होते हैं हैप्लॉइड। गैमेट होते हैं हैप्लॉइड। तो अगर ये 2n46 है, 2n46 है, 2n का आधा n, इसका मतलब गैमेट में कितने क्रोमोसोम आए? 23 आए। यहां भी कितने आए? 23 आए। गैमेट बना, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। और कैसा रिप्रोडक्शन है? मुझे तो सेक्सुअल लग रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ये जिस प्रोसेस से हुआ, ये जिस प्रोसेस से हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। अब देखिए मियोसिस ने क्या कर दिया, तूने ये क्या कर डाला मैं मर गई। ये देखो, मियोसिस ने
क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया। एक डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। तो मियोसिस पहली चीज क्या करता है, क्रोमोसोम, रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। रिड्यूस किया, किसको रिड्यूस किया, क्रोमोसोम नंबर को क्या कर दिया, क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, इसलिए इसलिए मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को बोला रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, और मियोसिस की वजह से आपका हैप्लॉयड सेल क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ। हैप्लॉयड सेल आपका फॉर्म्ड हुआ। तो मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देता है, मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है। मियोसिस की वजह से हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, मियोसिस की वजह से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। मियोसिस को बोला रिडक्शनल डिवीजन। अब क्या हुआ, अब हुआ आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो बच्चा बनेगा। तो n और n हो गया 2n, 23 प्लस 23 46, ये बच्चा बनेगा। नया ऑफस्प्रिंग आएगा, न्यू जनरेशन आएगी, जाइगोट बन गया, आगे बच्चा बनेगा, इससे न्यू जनरेशन आ गई, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। तो बच्चों वापस से डिप्लॉयड कंडीशन आ गई। मां बाप डिप्लॉयड है, बच्चा भी डिप्लॉयड है, तो वापस से रिस्टोर किया गया डिप्लॉयड कंडीशन। किसके द्वारा किया गया, रिस्टोर किया गया। किसको रिस्टोर किया गया, डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर किया गया। किसके द्वारा किया गया, फर्टिलाइजेशन के द्वारा किया गया। अभी सिर्फ हल्की फुल्की सी एक हिंट दी गई कि मियोसिस की वजह से हैप्लॉयड सेल बनती है। मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को आधा करता है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन दिया जाता है। मियोसिस नहीं पढ़ाया रे दीवाने, मियोसिस की हल्की फुल्की इस आउटलाइन से जो चीज कंक्लूड किया वो हमने यहां लिख दिया। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो सम्मान बढ़ाइए। यहां तक आपको समझ में आया है तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, सम्मान बढ़ाते रहिए। चलो अब जरा इस पैराग्राफ को देखिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चा, by sexual reproduction include the fusion of two gametes, fusion of two gamete, fertilization, each with complete haploid set of chromosome। स्पर्म में 23 था, एग में 23 था। गैमेट्स आर फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, गैमेट एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। This specialized kind of cell division, this special kind of cell division that reduce the chromosome number, जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, ठीक, और जिसकी वजह से हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। इस डिवीजन को ये जालिम समाज बोलता है मियोसिस। Meiosis ensure production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organism। Meiosis की वजह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में, मियोसिस की वजह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में हैप्लॉयड फेज आया। तो मियोसिस की वजह से हैप्लॉयड फेज आया, तो मैं लिख सकता हूं
it brings haploid phase in डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मियोसिस की वजह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड फेस आया। मियोसिस की वजह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड फेज आया। इसको आप पीपीटी में नोट कर लीजिए। ब्रिंग्स हैप्लॉयड फेज इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये मैं ना भी लिखूं फिर भी यहां से पता चल रहा है कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो रहा है मियोसिस की वजह से। फर्टिलाइजेशन ने रिस्टोर किया डिप्लॉयड फेज, मतलब फर्टिलाइजेशन ने वापस से 2n क्या किया, 46 किया। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जिसकी वजह से आपके हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ और इस पैराग्राफ पर ये रहा क्वेश्चन। चलो बताओ, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड फ्यूजन ऑफ गैमेट ईच विथ डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड सेट ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्म्ड बाय हैप्लॉयड सेल, ठीक है, गैमेट फॉर्म्ड बाय, यहां पर गैमेट जो है वो डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म्ड कर रही हैं। ये आपका गलत हो गया। मियोसिस मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस मेंटेन नहीं, मियोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर एंड प्रोड्यूस हैप्लॉयड। ये तो ठीक था लेकिन ये आगे का गलत हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। मियोसिस एंश्योर हैप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज इन प्रोजेनी। Meiosis occur during gametogenesis in plant and animal. Meiosis produce diploid gamete, diploid नहीं, haploid gamete। बच्चों दो स्टेटमेंट सही हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। जैसे पढ़ा रहा हूं बस वैसे पढ़ते रहना, ठीक है, सब कुछ दे रहा हूं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बात को समझना, 10 चीज नहीं करनी, सिर्फ 99.9% स्टूडेंट को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए मेन। एक तो तकड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए और एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन होनी चाहिए। दोनों चीजें हो रही हैं। तुम्हें तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। बाकी चाहे तुम 20 चीज कर लो, साला कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। 20 चीज में टाइम फालतू का जाएगा, ठीक है, लेकिन जो करना है ढंग से करना है। सबसे मेन है कॉन्सेप्ट, कंसाइज नोट्स, ठीक है, कंसाइज नोट्स भी कोई वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे मेन होता है मेन कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक्सप्लेन हो जाए, और ये दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। वही है, जो समझता है, जो मानता है, चुपचाप बैठ के पढ़ता रहता है। जो नहीं मानता है उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट ऐड करते हैं नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर नीट की जब प्रिपरेशन करोगे तो बेटा इन पॉइंट का ध्यान रखना है। समझ में आया? आ जाओ। अब है आपका कॉन्सेप्ट 1 के बाद है आपका कॉन्सेप्ट 2। ये अब देखो, ध्यान से समझना, लेवल बढ़ेगा, पहले मुझे बनाने देना, ठीक है, ध्यान से। कॉन्सेप्ट 2, क्या लिखे सर? आउटलाइन ऑफ मियोसिस, आउटलाइन ऑफ मियोसिस। जैसे मैंने माइटोसिस की आउटलाइन दी थी, G1S G2 फिर M हो गया था, और मैंने कहा था दोनों डॉटर सेल में जितना क्रोमोसोम है, जितना डीएनए है, उतना पेरेंट में रहेगा। एक आउटलाइन दी थी। उस आउटलाइन के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था इंटरफेस, G1S G2, फिर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, उसको मैंने प्रूफ किया था। अब मैं यहां पर भी एक आउटलाइन दूंगा कि पूरे मियोसिस में क्या होता है, और उसी चीज को फ्राइडे सैटरडे तक
प्रूफ करूंगा। तो पूरा अच्छे से फोकस करना, पूरा का पूरा अच्छे से। तरुण कायल, सॉरी सर ब्लॉक मत करना। अरे दीवाने, मैंने आज तक ऐसे में ब्लॉक नहीं करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट सेक्शन ब्लॉक नहीं करता हूं, करता हूं, ठीक है। बट किन किन का किया है वो बैठे होंगे यहां हाथ फोल्ड करके, ठीक है। लाऊंगा एक दिन लिस्ट, ठीक है। ऐसे नहीं करता हूं मैं, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं। बट तू भी तो चीज याद रखा कर, है। नींद आ रही है। अब तू मुझे ये बता, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस तगड़ा कॉन्सेप्ट था, समझा दिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस थोड़ा थियोरेटिकल है, तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं, छोड़ देता हूं उसको। जो मेन मेन चीज है मलाई मलाई, बस वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अबे उससे थोड़ी ना नीट की प्रिपरेशन होती है, उससे थोड़ी ना एक कंप्लीट टीचर तैयार होता है। एक टीचर तैयार होता है चीजों को सिंक्रोनाइज करने में, सीक्वेंस में, एनसीईआरटी को टू द पॉइंट कम शब्दों में एक्सप्लेन करने में। ये नहीं कि मेन मेन पढ़ा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, बाकी ये छूट गया ले लो अब। अरे दीवाने, बॉटनी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना बाहर माहौल बना दिया गया है, ये है वो है। अरे कुछ नहीं है भाई, सिंपल देख क्या चीज है। एक डिसिप्लिन लेकर आ रहा हूं, बस उसी के अकॉर्डिंग चीजों को हम पढ़ा रहे हैं आपको। क्या हो रहा है, सिंपल पढ़ाया, कॉन्सेप्ट दिया, उसी चीज को एनसीईआरटी में दिखा के प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन करा दिया, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। आजा, आउटलाइन ऑफ मियोसिस। अब मैं एक आउटलाइन दूंगा पूरे मियोसिस की, कि पूरे मियोसिस में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, 2 दिन लगाकर इसी को प्रूफ किया जाएगा। पहले आउटलाइन दूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, आउटलाइन दूंगा, और 2 दिन लगा के इसको प्रूफ कराया जाएगा। आ जाओ। तू कौन है? मैं समय हूं। मैं देख रहा हूं कि, देखिए, ये एक पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है। हे पेरेंट सेल, हां तू कैसी है? मैं डिप्लॉयड हूं। तू डिप्लॉयड है? हां। तेरे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, मैंने 30 कर लिए। तुम्हें 40 करना है 40 कर लो, 50 करना है 50 कर लो, 60 करना है 60 कर लो, 100 करना है 100 कर लो, जो करना है कर लो। मैंने 30 कर लिए कि मेरे पास एक सेल आई, अब वो मुझे कहती है आई वांट टू डिवाइड। एक सेल मेरे पास आई और वो मुझे कहती है आई वांट टू डिवाइड, मैं मियोसिस करना चाहती हूं। मैंने कहा टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। मैंने कहा अपने बारे में मुझे बताओ। कहती है मेरे अंदर 30 क्रोमोसोम है। मैंने कहा कोई संसार का नियम है कि 30 क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड करेगी? बोला नहीं। 40 मानना है 40 मान, 50 मानना है 50 मान, 100 मानना है 100 मान। स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, जो तेरे को मांगता है वो मांग। मैंने मान लिया कि तेरे अंदर 30 क्रोमोसोम है। तो कैसी है? मैं डिप्लॉयड हूं, 2n है, मैं डिप्लॉयड हूं, ठीक है। तेरे अंदर एक डीएनए का अमाउंट तो होगा ना? हाँ होगा। एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए के अमाउंट को क्या बोलते हैं? लिख के बताना। अरे लिख के बता, अभी फीवर चढ़ेगा। लिख के बता, एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए के अमाउंट को क्या बोलते हैं? एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए के अमाउंट को बोलते हैं 2C। 2C, 2C। मैंने क्या क्या मांगता है रे? दुनिया बोलती है मियोसिस करना है। आजा तुझे दिखाऊं मियोसिस। मैंने कहा मियोसिस हो या माइटोसिस हो, इससे पहले चीजों को डबल किया जाता है। कोई सेल अगर मियोसिस करने आए तो उसे कहना हम आए हैं, नहीं, उसे कहना पहले इंटरफेस कर। तो ये सेल पहले करेगी इंटरफेस। ये देखिए, इस सेल ने किया इंटरफेस, पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। ऐसे भरेगा, देखो ऐसे भरेगा, ऐसे कोन की तरह भरेगा पूरा का पूरा। इस सेल ने किया इंटरफेस। तो हे सेल, हां तूने पहले क्या कर डाला? मैंने किया इंटरफेस। इंटरफेस में मेन मेन अगर मैं 2 चीजें तुमको बताऊं, होती तो बहुत चीजें हैं। इंटरफेस में डीएनए का हो जाएगा
रेप्लिकेशन और इंटरफेस में सेंट्रियोल का हो जाएगा डुप्लीकेशन। तो जब ये सेल इंटरफेस कर लेगी तो लिख के बता इसमें डीएनए का अमाउंट कितना होगा। सर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, 2n30। डीएनए का अमाउंट तो बता दे। सर डीएनए का अमाउंट हो चुका है 4c। डीएनए का अमाउंट हो चुका है 4c। अब ये क्या करेगी? मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस के अंदर दो चीजें होती हैं। मियोसिस के अंदर दो चीजें होती हैं, 9वीं क्लास में भी पता होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दोनों को मिलाकर बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस इज इक्वल टू मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। मियोसिस इज इक्वल टू मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकंड। तो एक सेल अगर मियोसिस करती है तो उसमें पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर होता है मियोसिस सेकंड। तो हे सेल, तू पहले क्या करेगी? मैं पहले क्या करूंगी? मैं पहले क्या करूंगी? मुझसे पूछता है मैं पहले क्या करूंगी? मैं पहले करूंगी मियोसिस में पहले होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के बाद कितनी सेल बनी? मियोसिस 1 के बाद सर 2 सेल बनी और दोनों के अंदर क्रोमोसोम आधे हो गए। क्रोमोसोम आधे हो गए। तो मियोसिस 1 क्या करता है? मियोसिस 1 पहली चीज किसमें होता है? मियोसिस 1 होता है डिप्लॉयड सेल में। मियोसिस 1 से कितनी हैप्लॉयड सेल बनती है? 2 हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म्ड। क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए। 2n30 था तो n15 हो गया। तो मियोसिस 1 रिड्यूस करता है क्रोमोसोम के नंबर को, हाफ करता है। तो 30 क्रोमोसोम में माल 4c है, तो 15 क्रोमोसोम में माल कितना होगा? लिख के बता। 30 आलू परांठे, 30 आलू पराठे में न्यूट्रेंट 4c है। 15 आलू पराठे में न्यूट्रेंट कितना होगा? 30 में 4c 15 में क्या? 30 में 4c 15 में क्या? 30 में 4c 15 में क्या? लिख के बता। 30 आलू पराठे में 4c न्यूट्रेंट है, तो 15 में न्यूट्रेंट कितना होगा? अरे 2c, अरे 2c। बहुत बढ़िया। ये और ये अभी आउटलाइन तैयार हो रही है, इसी चीज को 2 दिन लगा के प्रूफ किया जाएगा। तो मियोसिस 1 को ये जालिम समाज, ये बेदर्द दुनिया मियोसिस 1 को बोलती है ला 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 रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम के नंबर को तूने रिड्यूस कर डाला, रिडक्शनल डिवीजन। बच्चों यहां तक समझ में आया तो हमारे सम्मान बढ़ाने का समय आ गया है। जल्दी से अंजलि, अंजलि, अंजलि मैं मां से क्या कहूंगा? अंजलि, देव, देव मां समझ जाएगी। देव, देव मां समझ जाएगी। मां, मां अंजलि ने कहा तू समझ जाएगी। मां, मां, मां।
तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है। यहां अरे वो नशा ही क्या जो एकदम से चढ़ जाए धीरे धीरे चढ़ेगा ना, वाह वाह, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है। इसी चीज को प्रूफ किया जाएगा फ्राइडे और सैटरडे में 2 दिन लगा के, 2 दिन लगा के। अब मियोसिस 1 ने 2 सेल बना ली। मियोसिस 1 के बाद आपका होता है मियोसिस 2, आपका होता है मियोसिस 2। आप वेलकम टू हेल, मियोसिस 2, ठीक। तो अब तू क्या करेगी? मियोसिस 1 के बाद सेल कहती है कि मैं थोड़ा सा थक गई हूं, मैं थोड़ा सा थक गई हूं, थोड़ा सा मुझे ब्रेक दे दो। मियोसिस 1 के बाद सेल कहती है मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दो। मतलब सेल कहती है कि मुझे एक गैप दे दो, मैं थक गई हूं, मैं थक गई हूं, मुझे एक गैप दे दो। गैप को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस एक गैप है। किसके बीच में? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक गैप है। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद जो 2 सेल बनती हैं वो एक शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा रुक जाती हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक गैप है, इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद सेल एक पीरियड में जाती है, एक फेज में जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। थोड़े टाइम के लिए जाती है, जिसके अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, बट डीएनए का रेप्लीकेशन नहीं हुआ, बट नो डीएनए रेप्लीकेशन। तो मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 शुरू होने से पहले, मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनी है, ये दोनों सेल एकदम से मियोसिस 2 में नहीं जाएंगी, बल्कि एक पीरियड में जाएंगी, एक फेज में जाएंगी, जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में है इंटरकाइनेसिस। छोटा है, शॉर्ट गैप है, जिसमें सेंट्रियोल के नंबर डबल हो जाएंगे, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो अब स्टार्ट होगा तुम्हारा क्या? अब जब ये इंटरकाइनेसिस कर कर आई तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। देख लीजिए, वैसी की वैसी ही है। इंटरकाइनेसिस करके आई तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, वैसी की वैसी है। मियोसिस 1 के बाद चेंज आया, इंटरकाइनेसिस के बाद चेंज नहीं आया। अब क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है? अब ये सेल्स करेंगी मियोसिस 2। अब ये सेल करेंगी आपकी मियोसिस 2। तो अब मैंने इससे पूछा, क्या पूछा? मैंने इससे पूछा कि तुम लोग क्या करोगे? तो इसने कहा अब हम मियोसिस 2 करेंगे। तो करना ना, खुद कुछ करते हो ना हमें कुछ करने देते हो। अब करेगी तू क्या? मियोसिस 2, मियोसिस 2, मियोसिस 2 करेगी। ठीक है, मियोसिस 2 करेगी और मियोसिस 2 करने के बाद तू बनाएगी, इससे बनी तेरी 2 सेल और इससे बनी तेरी 2 सेल, तो टोटल सेल बनती है 4। तो मियोसिस 2 के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल सेल कितनी बनी, अगर मैं तुमसे बोलूं मियोसिस 2 के बाद
टोटल कितनी सेल बनी? n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 और डीएनए का अमाउंट हो जाता है 1C। 1C कैसे हुआ? प्रूफ किया जाएगा। 2C का 1C 1C, 2C का 1C 1C कैसे हुआ? प्रूफ किया जाएगा कल और परसों में। कैसे हुआ? प्रूफ किया जाएगा। सर क्रोमोसोम के नंबर सेम रहे, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, बट डीएनए का अमाउंट हाफ हो गया। मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में गए तो 4 सेल फॉर्म्ड हुई, चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम है। जितना क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस 1 के बाद था उतना ही क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस 2 के बाद है, बट यहां डीएनए का अमाउंट हाफ हो गया। कैसे? नेशन वांट्स टू नो। इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा फ्राइडे और सैटरडे का कि क्रोमोसोम का नंबर सेम है, डीएनए का अमाउंट हाफ हुआ। इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी मैं मियोसिस नहीं पढ़ा रहा, अब मैं टॉपिक की आउटलाइन तैयार करके दे रहा हूं, टॉपिक की आउटलाइन तैयार करके दे रहा हूं। तो मियोसिस 1 के बाद जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस 2 के बाद होता है, लेकिन मियोसिस 2 के बाद डीएनए और हाफ हो गया, 1C 1C 1C। बच्चों यहां तक फील हुआ तो यस लिखो, यहां तक फील हुआ तो यस लिखो। तो मियोसिस 2 में क्या हुआ? मियोसिस 2 में 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड। ठीक है, मियोसिस 2 हमेशा कहां होगा? मियोसिस 2 हमेशा हैप्लॉइड सेल में होगा। ओनली अकर इन हैप्लॉइड सेल, हमेशा हैप्लॉइड सेल में होगा। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आया, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। सम्मान बढ़ा दो, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। तो मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल में होता है। मियोसिस 2 से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, इसलिए मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। आइए फिर से आना, फिर से आना। तो बच्चों 2C 4C 2C 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 1C 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 1C। आ जाओ, तुम भी करो घर में बैठ के, तुम अपने घर में करो, मैं अपने घर में करूंगा। आ जाओ, 2 बार करेंगे। 2C मुझे मिला इंटरफेस, हो गया 4C। मियोसिस 1 2C 2C, मियोसिस 2 1C 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 1C, 2C इंटरफेस के बाद 4C, मियोसिस 1 के बाद 2C 2C, मियोसिस 2 के बाद 1C 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 1C। क्रोमोसोम का नंबर 30, इंटरफेस के बाद भी 30, मियोसिस 1 के बाद हाफ 15 15 15 15, मियोसिस 2 के बाद भी 15 15 15 15। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम 30, इंटरफेस के बाद भी 30, मियोसिस 1 के बाद 15 15 हाफ, मियोसिस 2 के बाद भी 15 15 15 15। मियोसिस 1 ने क्रोमोसोम के नंबर को हाफ किया। मियोसिस 1 की वजह से 2 हैप्लॉइड सेल बनी,
मियोसिस 1 हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा, क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करेगा, इसलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। फिर एक गैप आया जहां डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का गैप है इंटरकाइनेसिस। उसके बाद मियोसिस 2 हुआ, 4 सेल बनी, चारों में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है जितना मियोसिस 1 के बाद था। इसका मतलब मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाते हुए क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता, इसलिए मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया तो एक बार यस लिख। 2 बार सेल डिवाइड करती है, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। तो जब मियोसिस 1 हुआ होगा तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुआ होगा, जब मियोसिस 2 हुआ होगा तब भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुआ होगा। तो पूरे मियोसिस में अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछूं, हाँ भाई तरुण रावत, तरुण कायल, क्या नाम था, खुली तेरी नींद या अब भी नींद में ही है? अब तो नींद खुल गई होगी। अरे सिमरन, मैंने कहा सिमरन, अब तो नींद खुल गई होगी। बेटा खुलने का भी एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, ऐसे नहीं कि बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ता है, एकदम से नहीं होता है बेटा, समझ रहा है ना। तो अब मुझे बता क्या बताऊं, अब मुझे बता क्या बताऊं। कल की क्लास प्रलय होगी, प्रलय तबाही होगी, तुम खुद फील करो। कल की क्लास के लिए आज माहौल बनाया जा रहा है, फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। कल तो मियोसिस खोल के रख दूंगा साइड में, देख लेना जितना मर्जी देखना है। समझ में आया? आज तो कल की क्लास के लिए जमीन तलाशी जा रही है। कल की क्लास खोल के रख दूंगा, कॉन्सेप्ट एक तरफ देख लेना देख लेना, मजा आ रहा है, देखते रहना बेटा, ठीक है। मियोसिस के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं, मियोसिस के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी बार सेल डिवीजन हुआ, कोई तुमसे पूछे मियोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करती है? 2 बार डिवाइड करती है। मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? कैरियोकाइनेसिस 2 बार हुआ, एक बार मियोसिस 1 में हुआ और एक बार मियोसिस 2 में हुआ। साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? साइटोकाइनेसिस भी 2 बार हुआ, साइटोकाइनेसिस भी 2 बार हुआ, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। इसका मतलब ये हुआ डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ? ना 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 ना, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ इंटरफेस में। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ इंटरफेस में। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ऐसा लगा जैसे सेम सेम, ऐसा लगा जैसे सेम सेम, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड 2 साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, single cycle of DNA replication and 2 cycle of nuclear division, 2 cycle of nuclear division। तो एनसीईआरटी में उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें मैंने हर चीज समझा दी, बस एक लाइन बची हुई है, 2 लाइन बची हुई है जो अभी नहीं समझा सकते।
वो तभी समझाएंगे जब मियोसिस स्टार्ट करेंगे। कौन सी लाइन बची हुई है? होमोलोगस क्रोमोसोम वाली। आजा जरा, आजा तुझे दिखा दूं तमंचे पे डिस्को, आजा 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 आजा। देख ले, मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। अपना पढ़ाना एकदम सीक्वेंस में होता है, तरीके से होता है। समझ में आया? कॉल्ड मियोसिस 1, मियोसिस 2। कितनी बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ? कितनी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ? 2 बार। कितनी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ? 2 बार। कितनी बार सेल डिवाइड हुई? 2 बार। सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। मियोसिस 1 तभी होगा जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे। पेरेंटल क्रोमोसोम क्या रेप्लिकेट? पेरेंटल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और कब होगा? कब होगा? इंटरफेस में होगा। इंटरफेस के बाद ही, इंटरफेस के बाद ही तो मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था। इंटरफेस में पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसको लिखा हुआ है क्रोमोसोम डुप्लीकेट। क्रोमोसोम डुप्लीकेट डीएनए के रेस्पेक्ट में बोला है। उसके बाद स्टार्ट होगा मियोसिस 1। उसके बाद स्टार्ट होगा मियोसिस 1 टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टम। क्रोमेटिड एट एस फेस। सेम जैसे माइटोसिस का इंटरफेस था, वैसे ही मियोसिस का इंटरफेस होगा। सेम, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बन जाएगी। दीवाने, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड तो कहलाएंगी। माइटोसिस में क्या हुआ था? माइटोसिस में G1 में एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड था? 1 था। एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन होके एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड था? 2 था। सेम यहीं पर होगा। एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ जाएंगी। 2 क्रोमेटिड आ जाएंगी। ये है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जल्दी से यस लिख दीजिए। रीनीट के पूरे चांसेस हैं, है ना। इतने बड़े लेवल पे चीजें खराब हुई हैं, है ना। और बहुत ही इसके अंदर ऐसा भी आ रहा है कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा खुली पड़ी हुई हैं कि सबको समझ में आ रहा है कि कितना बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, ठीक है। तो रीनीट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। बाकी इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अलग सर और उनकी टीम पूरी की पूरी लगी हुई है। क्या चल रहा है ये पूरा का पूरा अपडेट आपको पीडब्ल्यू अलग पांडे सर के चैनल पे भी आता ही है। आप सब यूट्यूब देखते ही हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग संस्थान जो हैं वो भी उसके अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं और वो आपको मेरे बिना बताए पता ना चले। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको क्लास में बताऊं और वो आपको मेरे बिना बताए समझ पता ना चले। टेलीविजन आप भी देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो आप भी देखते हैं, तो उन चीजों को अभी हम डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक। और सबको पता है चीजें बहुत खराब हुई हैं। रीनीट बिल्कुल होगा, यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। आइए, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड अकर ट्वाइस। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड ट्वाइस, सही है। सेल डिवीजन अकर ट्वाइस, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर ट्वाइस, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा और सेंट्रोल रेप्लिकेशन 2 बार होगा। मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ओनली, सही है। 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, सही है।
4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, सही है। 1 2 3 4 5। मियोसिस इनिशिएटेड आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम इन एस फेस वेयर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड प्रोड्यूस। भाई ये भी सही है। मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ओनली, सही है। 1 2 3 4, ठीक है। 5 सेल डिवीजन अकर ट्वाइस, 6 न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो ऑप्शन ए जाना चाहिए, ऑप्शन ए जाना चाहिए। कितने सही हो गए हैं? न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का डिवीजन 2 बार हुआ, ठीक है। सेल डिवीजन भी 2 बार हुआ। मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ओनली, ये भी सही है, ठीक है। 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ये भी सही है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ये भी सही है। मियोसिस इनिशिएट आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम इन एस फेस वेयर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड प्रोड्यूस। मेरा तो 6 आ रहा है, मेरा तो 6 आ रहा है। मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ओनली, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ओनली। हाँ, अगर इसमें देखा जाए तो आप कह सकते हो कि एक आपका इंटरकाइनेसिस भी होता है, ठीक है। एक आपका एक गैप भी होता है जिसको आप बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, एक गैप भी होता है आपका इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब ये किस किस रेफरेंस में इन्होंने बोला है, ठीक है। देखो एक मिनट। Meiosis involve two sequence cycle nuclear division called meiosis और meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication, ठीक है। तो आप इस चीज को, मियोसिस के अंदर 2 हैं आपका न्यूक्लियर और सेल डिवीजन, तो आप इसको गलत मान लीजिए, है ना, क्योंकि मियोसिस होने से पहले आपका क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा, इंटरफेस भी होगा। कोई सेल डायरेक्टली आपका मियोसिस नहीं करेगी, ठीक है। तो आप ये गैप को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो आप इसको गलत मान लीजिए। मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस 1 एंड 2 ओनली, ओनली लिखा हुआ है, तो यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस होगा आपका, ये गैप आएगा आपका, ठीक है। तो आपका जो जाएगा 1 2 3 4 5, तो अब आपका जाएगा ऑप्शन बी, आपका जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। तो ये हमने मियोसिस 1 के बारे में आपको बताया है, ये हमने आपका मियोसिस 1 के बारे में आपको बताया है, ठीक। अब सुनना, फटाफट एक बार इसका पूरा का पूरा रिवीजन ले लो, एक बार पूरे के पूरे का रिवीजन ले लो अच्छे से, ठीक। सिनसीटियम के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस हुआ 2 न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो गए, साइटोकाइनेसिस होता तो यहां 2 सेल फॉर्म्ड होती, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। दोबारा फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक सेल मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन में आ गई, इसको बोला सिनसीटियम। तो नारियल का जो पानी होता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। अगर जनरेशन पूछा तो आप इस तरीके से निकालेंगे, आंसर आएगा 5। अगर डिवीजन पूछा तो आप n-1 लगाना, n है नंबर ऑफ सेल, 32 - 1 31। माइटोसिस जनरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, बट कुछ लोअर प्लांट है जैसे एल्गी, ठीक, और कुछ सोशल इंसेक्ट है जैसे हनी बी, ठीक है। इसके अंदर जो मेल होता है, जो ड्रॉन होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर माइटोसिस होता है। और हनी बी के अंदर जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉयड दोनों स्टेज आपको हनी बी के अंदर मिल जाएगी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ माइटोसिस से होती है, सेल की डेथ हो रही है, नई सेल्स बन रही है, रिपेयर जो हो रहा है वो माइटोसिस से आपका हो रहा है, ठीक। कॉन्सेप्ट टू, ठीक है। एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर आपका 30 क्रोमोसोम है, ठीक है, 30 क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी बताता हूं क्लास कब तक है। 30 क्रोमोसोम है, ठीक है। और जब माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगी, दोनों सेल के अंदर आपका जो क्रोमोसोम होगा वो 30 होगा, ठीक है। अभी देता हूं, प्लानर दूंगा, ठीक है। तो दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है,
क्योंकि माइटोसिस की वजह से वेरिएशन नहीं आती, माइटोसिस की वजह से वेरिएशन नहीं आती, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशन आती है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है ये तो हम मियोसिस में ही देखेंगे। कॉन्सेप्ट 3, पेरेंट सेल है जिसमें डीएनए एक है, ठीक है। अभी दूंगा रिवीजन प्लानर दूंगा, अरे दूंगा, रिवीजन तो कराने दो तभी तो रिवीजन प्लानर दूंगा, रिवीजन प्लानर दूंगा, रिवीजन तो करा लेने दो। हो गया रिवीजन, अबे पहले रिवीजन तो कराने दे, पूरे रिवीजन की ना वाट लगा दी, पहले रिवीजन तो कराने दे तभी तो दूंगा रिवीजन प्लानर। अभी क्लास खत्म कहां हुई है, क्लास का टाइम तो 3:20 तक है ना, मैं एक बार इकट्ठा कर रहा हूं चीजों को। डीएनए है एक, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिल मान लीजिए 10 है, इंटरफेस में चीजें डबल हुई, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गए, माइटोसिस की वजह से वापस से चीजें वैसे ही होगी जैसे पेरेंट सेल में थी, मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर हो गया। स्किन की अपर लेयर एपिडर्मिस, यहां की सेल्स डेड होती रहती हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ गट, स्टमक की अंदर वाली जो सेल्स होती हैं वो एचसीएल की वजह से डैमेज होती रहती है, वहां पर भी नई सेल्स फॉर्म होती हैं। ब्लड सेल्स भी एक टाइम के बाद आपकी रिप्लेस होती रहती हैं, ठीक। शूट की टिप और रूट की टिप पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक, जिसको आप बोलते हैं शूट की टिप पर मिलेगी शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पे मिलेगी रूट एपिकल मेरिस्टेम। टिप पर मिला, एपेक्स पे मिला, तो इसको आपने बोल दिया एपिकल मेरिस्टेम। शूट के टिप पर मिला शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर मिला रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां की सेल्स डिवाइड करके शूट और रूट की लेंथ को बढ़ाती हैं, ठीक, और उसके बाद रूट और शूट की लेटरल साइड पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको लेटरल कैम्बियम बोलते हैं, जो प्लांट की रूट की शूट की गर्थ बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है। मियोसिस, मियोसिस में आपको बताया दो पेरेंट थे, मेल और फीमेल, लुक्खा और लुक्खी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला, स्पर्म में 23 आए, एग में 23 आए, ठीक है। तो मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करता है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं, मियोसिस हैप्लॉइडी फेज लाता है एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। बच्चा पैदा हुआ, मुबारक को 46 क्रोमोसोम है, तो फर्टिलाइजेशन ने रिस्टोर किया क्या वापस से डिप्लॉइड कंडीशन। एक पेरेंट सेल है जिसमें 30 क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए का अमाउंट है 2C। सबसे पहले वो इंटरफेस करेगी, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, डबल करेगी, सेंट्रोल को भी डबल करेगी, तो 2n है 30, डीएनए का डबल हो गया 4C, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक। अब मियोसिस 1 हुआ इसके अंदर, तो मियोसिस 1 किसमें हुआ, डिप्लॉइड सेल में हुआ। कितनी सेल्स बन गई, 2 सेल बन गई, क्रोमोसोम का नंबर 15 तो 2n का हो गया n और n, ठीक है, और डीएनए का अमाउंट 4C से 2C। मियोसिस 1 क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करता है, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। फिर इन दोनों सेल्स सीधा मियोसिस 2 में नहीं गई, एक गैप आया जिसको बोला इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मियोसिस 2 से पहले आता है और मियोसिस 1 के बाद आता है, छोटे टाइम के लिए आता है। यहां सेंट्रोल का डुप्लीकेशन होता है और यहां डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, मतलब इंटरकाइनेसिस करने के बाद कोई चेंज नहीं आया। फिर इन्होंने मियोसिस 2 किया तो इससे 2 सेल बनी, इससे 2 सेल बनी, क्रोमोसोम का नंबर सेम है इसलिए बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, किसको, मियोसिस 2 को, ठीक। और डीएनए का अमाउंट हो गया 1C, ठीक। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। मियोसिस 2 हमेशा हैप्लॉइड सेल्स में होता है और क्रोमोसोम नंबर आपका सेम होता है। तो आपका सेल डिवीजन हुआ 2 बार, कैरियोकाइनेसिस हुआ 2 बार, साइटोकाइनेसिस हुआ 2 बार, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ 1 बार, सेंट्रोल डुप्लीकेशन हुआ 2 बार। अब जरा रिवीजन प्लानर को लीजिएगा, आज की क्लास मैंने लाइट रखी है ना, क्योंकि कल तबाही आने वाली है, ठीक है, और कल की क्लास में खींचूंगा 3:30 बजे, 3:20 तक खींचूंगा पूरा का पूरा। अब बात को समझिए, आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कई बार रिवाइज कर चुके हो, तो अब आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज लाना है, ठीक है। आपको रिवीजन कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आप पूरे सेल के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ को आप बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी टॉपिक है, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं उसको आप, जैसे मान लीजिए इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को टॉपिक को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके अंदर 80% चीज और 20% चीज, 80% चीज ऐसी है जो आप कभी नहीं भूलोगे, अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, और 20% चीज है जो आप
हर 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप 20% चीज ऐसी है जो आप 2 और 3 मंथ्स में भूल जाते हो अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे। तो हम गलती क्या करते हैं कि हर टॉपिक का 80% हमें आता है और 20% हमें नहीं आता। तो हम हमेशा उस 20% को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 80% भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है और जो मेहनत हमें सिर्फ 20% पे करनी थी वो मेहनत हमारी 80% पे बट गई। 80 + 20 100 जगह 100% पे वो मेहनत बट गई। तो 20% रिवाइज करने के लिए हम 80% को भी दोबारा पढ़ते हैं, टाइम कंज्यूम होता है और हमारी ताकत बट जाती है। तो अब हमें इस 20% को आपका स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है। इसको आप रिवाइज नहीं भी करोगे तब भी आपको पता रहेगा 2 मेम्ब्रेन होती है। अगर आप रिवाइज नहीं भी करोगे तो आपको पता रहेगा। आपको मालूम है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्रिस्टे बनाती है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं उसके अंदर जो आपको मालूम है। ये एक सिलेंड्रिकल है, ये आपको मालूम है। ठीक है, आपको 20% पे फोकस करना है। जैसे कि आप हर 1 महीने में भूल जाते हो इसका डायमीटर। आपको याद करना है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल क्यों है। रीजन है इसमें पोरिन्स होता है। आपको याद करना है कि एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डीएनए लिखा है या बहुत सारे डीएनए लिखे हैं। आपको याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका माइटोसिस होता है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो आप भूलते हो। ठीक, तो आपको 20% चीजों पे ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि सीलिया फ्लैजला हो गया। सीलिया फ्लैजला के अंदर ओर्स लाइक मूवमेंट किसके लिए है? सीलिया है या फ्लैजला के लिए है? ये सब 20% में आएगा। जैसे कि आपका एक्सोनीम में क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। एक लाइन एनसीईआरटी की लिखी है, माइक्रोटिब्यूल अरेंज पैरेलल। ये सब 20% में आता है। ये सब 20% में आता है। एक लाइन लिखी है आपकी कि जो आपका एक लाइन लिखा है कि सेंट्रियोल जो होता है वो आपका फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला। तो ये इस तरह की लाइन है जो आपकी 20% में आती है। तो आपको चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से रिवाइज करना है। तो अब आप क्या करेंगे? अब जैसे आज है थर्सडे, तो थर्सडे में आप पहले आज का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, थर्सडे में आज आपका लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 4। ठीक है, 30 मिनट्स में हो जाएगा क्योंकि आज इजी था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। 30 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आज सेल और सेल थ्योरी, ठीक, सीधा इसका एनसीईआरटी बूस्टर खोलना, सीधा इसका एनसीईआरटी बूस्टर खोलना, अनसॉल्व्ड। कोई थ्योरी मत पढ़ना, सीधा एनसीईआरटी बूस्टर खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो एनसीईआरटी बूस्टर के क्वेश्चन दिए हैं वो सब स्टेटमेंट बेस्ड दिए हैं। इसलिए दिए हैं ताकि आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे कमांड हो जाए। जो स्टेटमेंट आपके रॉन्ग होंगे बस उन्हीं की
एनसीईआरटी से थ्योरी रीड करना सबसे पहले, उसके बाद कंप्लीट थ्योरी रीड करना एनसीईआरटी से। ठीक, और हर टॉपिक में 80% चीजें अलग करो और 20% चीजें अलग करो। 20% में आएगा ईयर, कौन जर्मन था, कौन ब्रिटिश था, ये आएगा। बाकी किसने क्या कहा ये आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी किसने क्या कहा ये आपको याद रहेगा। और 20% में क्या आएगा, एक लाइन लिखी हुई है कि श्वान ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज किया था या प्लांट और एनिमल किया था। प्लांट और एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, तो यहां बच्चा भूल जाता है कि प्लांट और एनिमल था या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म था, क्योंकि जो आपका रडल्फ वर्चो था उसने भी सेम यही लाइन बोली थी, वर्चो ने भी यही लाइन बोली थी, बट उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज किया था। तो ये 20% में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने यूज किया, प्लांट एनिमल किसने यूज किया। बाद की लाइन तो हमें पता ही है, तो हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन ये चीज हमेशा भूल जाते हैं, ये चीज में कंफ्यूजन होता है। तो आप चीजों को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। आप हर बार सेल थ्योरी पढ़ते हो लेकिन ये वाला और जो पीछे का सेंटेंस है कि सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कहां प्रोडक्ट ऑफ सेल लिखा है और कहीं पर स्केलेटन में एक जगह लिखा है सेल्स एंड सेल्स फॉर्म टिश्यू, यहां पे दिक्कत है। तो इस तरीके से पढ़ने का अब रिवीजन का तरीका चेंज करो, क्योंकि ये अप्लाई होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर, सेल साइकिल पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेल साइकिल का भी हमें काफी बार रिवीजन करना है। ठीक, तो बच्चों मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना और कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, माहौल बनाया गया है, कल की क्लास के लिए जमीन तराशी गई है, कल की क्लास तबाही होगी, भाई कल फिर आएगा। ठीक है, थैंक यू।